जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं आर्मी ट्रेडमैन का, जो 10th स्टैंडर्ड का एसटीडी का रहने वाला है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है और 23 फरवरी 2023 को हुआ था, जो मुजफ्फरनगर से। अब अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो हमारा आपसे वादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना भरोसा दिला सकते हैं। मैंने इस पेपर को ऐसे सॉल्व किया, अगर इसी के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आपसे पूछेगा तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर हाल में आपका क्वेश्चन पेपर जो भी होगा वो सॉल्व होगा। और इसमें हम शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चनों का। देखो, पहला ही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है। तो बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर देना था। इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग अपना उत्तर लिखते रहिएगा और हम आपको बारी बारी इसका समय देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब इसका देखो हल देख लेते हैं। हल में देखेंगे, देखो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर संरक्षण के लिए कब आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था, 1973 में शुरुआत हुआ था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखो, इसका इसी का सॉल्व। देखो, भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो देखे जाएँ तो कुल टाइगर रिजर्व 51 है। और टाइगर जनगणना 2018 के अनुसार, ये ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, 2018 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक टाइगर जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, 526 हैं। उसके बाद फिर कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। और उसके बाद उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा अगर किया जाए तो मध्य प्रदेश में है। कौन सी जनगणना, याद रखना, 2018 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये आया था दिसंबर 2005 में। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कितने टाइगर रिजर्व, 6 हैं वहाँ पे, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय है। याद रखना, कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और हो जाएगा संजय टाइगर रिजर्व। ये कुल मिला के मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं। इसका पूरा ही मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है इसका। और ऐसे ही अगर आप वीडियो देखते चले जाएंगे तो आपका हमने जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इसी से संबंधित, वो आपका हर हाल में पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आप अपना उत्तर देख लेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। पहला विकल्प दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसका दूसरा विकल्प दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया गया डॉक्टर एस.डी. शर्मा और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले क्या पूछे गए, उपराष्ट्रपति। तो पहले उपराष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाते हैं, एस राधाकृष्णन हो जाते हैं। अब जो भी पहले नियुक्तियां हैं पहली, और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैंने वो पूरी नियुक्तियां यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, आप ध्यान से समझते चले जाएंगे इसे। देखो, पहला ही देख लेते हैं, भारत की पहली नियुक्तियां। देखो, पहला अगर पूछ दिया जाता है कि पहले अगर राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो पहले कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और पहले गृह मंत्री तो सरदार बलदेव नहीं लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ठीक है। कौन होगा, वल्लभ भाई पटेल होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले विदेश मंत्री तो विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले गवर्नर जनरल भारतीय तो सी राजगोपालाचारी थे। पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले मुख्य न्यायाधीश बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, हरिलाल जे कानिया हो जाएंगे। तो आप जे कानिया याद रखना, क्या याद रखना, जे कानिया याद रखना। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बात की जाए तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। इसके बाद अब पहले थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए, इसकी थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो थल सेना देखो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जनरल राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। पहले वायुसेना अध्यक्ष पूछे जाए तो एयर मार्शल थॉमस एल्म हर्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एम हर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे,
ये याद रखना। और भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? आर.डी. कटारी। फिर से देख लो आप इसका, अगर आप देखते चले हैं और इसका लगातार वीडियो में देख रहे हैं तो इसे वीडियो को पॉज करके ये पहले की नियुक्तियां आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पहले राष्ट्रपति पूछे जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, पहले उपराष्ट्रपति पूछे जाते हैं तो राधाकृष्णन हो जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री पूछे जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल हो जाएंगे। ठीक है, वल्लभ सिंह नहीं होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी वर्तमान में देख लेते हैं कौन कहाँ पे कैसे है। ठीक है, तो वर्तमान में जो अभी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। देखो, पहला पूछा गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो देखो कौन है इसके CDS अभी वर्तमान में देखे जाए तो वो हैं अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। CAG की बात की जाए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये 14वें हैं। कौन है? 14वें हैं। भारत के पहले लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? श्री S.S. दुबे हैं। कौन है? S.S. दुबे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछे जाए तो R. वेंकटरमणि है। ठीक है, कौन है? R. वेंकटरमणि है। ठीक है, R. वेंकटरमणि है। सॉलिटर जनरल और पूछा जाए तो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। और इसरो के अगर अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो सोमनाथ हैं, ये 10वें हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? M. सोमनाथ हैं। ठीक है, कौन है? S. सोमनाथ हैं। इसके बाद आ जाएगा इसके बाद अगर पूछे जाएं नौसेना अध्यक्ष की बात की जाए तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? R. हरि कुमार हैं। कौन है? R. हरि कुमार। एडमिरल R. हरि कुमार हैं। ये 25वें हैं। और वायुसेना की अध्यक्ष की बात करी जाए तो वायुसेना अध्यक्ष जो है वो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष याद रखना अभी वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना अध्यक्ष की बात करी जाए तो R. हरि कुमार हैं। कौन है? 25वें हैं ये और विवेक राम चौधरी 27वें हैं। थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, कौन है? मनोज पांडे हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष की बात की जाए तो शक्तिकांत दास हैं। और उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो कौन है? DY चंद्रचूड़ जो 50वें हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष अभी BBR सुब्रमण्यम है। कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो रेखा शर्मा है, 9वीं है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो ऋतुराज अवस्थी है। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बैरी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष अभी तो लोकसभा खेल खत्म ही होने वाली है, तो अब पुनः लोकसभा आएगी तो फिर बदल सकते हैं, तो इस कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। देखो ये बदल भी सकते हैं, तो हम इसका आप देखते रहें लगातार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महिला अध्यक्ष हैं पहली, तो ये कौन है? जय वर्मा सिन्हा है। कौन है? जय वर्मा सिन्हा है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के R. माधवन है। और भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल है। ये हाल की जो नियुक्तियां थी वो मैंने आपको बताई। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी हम आपको इसके सामने पूरी स्लाइड बना देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी वर्तमान में जो भी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। हमने ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया है, और अगर आप ये देख के जाते हैं पूरा पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन शायद है जो अगर यहाँ से इस पेपर से पूछा गया है तो वो बचेगा नहीं, हर हाल में क्या हो जाएगा? आपका पेपर सॉल्व होगा। अगला पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो मसाला उद्यान के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? A विकल्प हो जाता है आंध्र प्रदेश, B विकल्प उसका हो जाता है केरल, C विकल्प उसका, तीसरा विकल्प जो है वो कश्मीर हो जाता है, और चौथा विकल्प पंजाब हो जाता है। तो आप अपना उत्तर लिख लेंगे इसका, तो इसका हमारे हिसाब से उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा क्या हो जाएगा? मसालों का कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। अब देखो कैसे कैसे किसके, भारत के उप भौगोलिक नाम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका कभी इससे क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, अगर भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पूछे जाते हैं तो अगर पूछा जाए कि ईश्वर का निवास स्थान, तो वो क्या है? हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम बता रहा हूँ, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, 5 नदियों की भूमि वो हो जाएगी पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई हो जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बुनकरों का शहर पानीपत हो जाएगा, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो जाएगा। डायमंड हार्बर हो जाएगा कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु हो जाएगा। और त्योहारों का नगर मदुरै हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मदुरै हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर हो जाएगा। महलों का शहर कोलकाता हो जाएगा। नवाबों का शहर लखनऊ हो जाएगा। इस्पात नगरी जमशेदपुर हो जाएगा। पर्वतों की रानी मसूरी हो जाएगी। रेलियों का नगर कहेंगे तो नई दिल्ली कह देंगे। किसको कह देंगे? नई दिल्ली। पूर्व का वेनिस तो कोची हो जाएगा। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। मसालों का बगीचा क्या हो जाएगा? केरल। यही क्वेश्चन पूछा गया। तो गुलाबी शहर की बात की जाए तो वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं आगे पूछा गया है क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके सभी सॉल्व हो गए। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य में मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता, तो इसका उत्तर क्या हो गया था, केरल हो गया था। और ये संबंधित इसके दे दिए हैं, तो इसका ये सॉल्व सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या तो हम इसे साफ कर देते हैं, इसके बाद लें। और इसका मैं PDF हम ग्रुप पे दे देंगे, जो आपका ग्रुप टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो RW पाठशाला सर्च कर लें। क्या कर लें, RW पाठशाला, तो आपको वहाँ पे इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, पाठशाला। ठीक है, शाला। ठीक है, RW पाठशाला आप सर्च कर लें टेलीग्राम पे, तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, पूरा ही पेपर मिल जाएगा। आप फिर उससे अपना सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये पूछा गया गीता फोगाट जो है वो किस खेल से, नंबर 1 कुश्ती, नंबर 2 मुक्केबाजी, नंबर 3 टेनिस, नंबर 4 हॉकी। तो क्या हो जाएगा, आप अपना उत्तर लिख लेंगे। तो गीता फोगाट किससे संबंधित हैं, किससे, कुश्ती से। किससे हैं, कुश्ती। अब देखो किस खेल से संबंधित, मैंने खेल से संबंधित ट्रॉफी भी लिख दी है जो मैचपूर्ण है, और कुछ खिलाड़ी भी लिख दी है। तो आप इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेना। पहले कुश्ती के देख लेते हैं सभी, क्या देख लेते हैं, कुश्ती। कुश्ती की ट्रॉफी देखो, एक तो ओलंपिक में होती है, विश्व कुश्ती होती है, चैंपियन कुश्ती होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो खिलाड़ी देख लो, रवि कुमार हैं, रवि कुमार दहिया। ठीक है, विनेश हैं, और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और गीता फोगाट। ये तो कुश्ती के खिलाड़ी हो गए जो चर्चित खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी इनका नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, इस कारण इन खिलाड़ियों के नाम से। इसके बाद मुक्केबाजी का देख लें। मुक्केबाजी में देखो क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी में क्या हो जाएगा, ओलंपिक विश्व कप हो जाए, विश्व ओलंपिक हो जाएगा, कॉमा विश्व मुक्केबाजी हो जाएगी, सुपर सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। इसके अगर खिलाड़ी की बात की जाए तो विकास कृष्णन हो जाएंगे, और अमित पंघाल आप याद रखना। ठीक है, मैरी कॉम याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है मैरी कॉम, तो मैरी कॉम याद रखना। ठीक है, तो किससे हैं, मुक्केबाजी से। लॉन टेनिस से देख लो, इसका देखो जो भी ट्रॉफी किसकी है, बिम लंदन है। ठीक है, यूएसए है, यूएसए ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है। तो 4 इसके होते हैं। एक देखो क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और यूएसए ओपन होता है, और विंबलडन होता है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा नाम पढ़ने में थोड़ा, अभी आप पढ़ते रहें लगातार। ठीक है, इसके बाद देखो इसके खिलाड़ी देख लेंगे। लॉन टेनिस के तो सानिया मिर्जा हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगे, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। हॉकी का हो जाएगा स्टैनली कप हो जाएगा, आगा खान कप हो जाएगा, और मनप्रीत सिंह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मनप्रीत रानी रामपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रानी रामपाल हो जाएगा। ये किससे पूछा गया था, ये पूछा गया था निम्नलिखित में से किससे, खेल से संबंधित। तो ये खेल का सभी हमने बता दिया, और ये तो बता ही दिया था, गीता फोगाट किससे, कुश्ती से। अगला देखो पूछा गया है प्रथम अफगान युद्ध ... वर्ष में हुआ था। ए विकल्प इसका दिया गया है 1848 में, 1843 में, 1839 में, 1833 में। देख लेंगे, आप अपना उत्तर बता देंगे। इसका कब हुआ था प्रथम अफगान युद्ध, कब हुआ था, 39 में हुआ था, 1839 में हुआ था। यहाँ पे प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध को ब्रिटिश द्वारा अफगानिस्तान में आपदा के रूप में भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान सेना के बीच युद्ध 1800 कब हुआ था, 39 में से, और 1842 तक लड़ा गया। युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा अफगान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 1839 हो जाएगा। अगला पूछा गया है दिल्ली ... नदी के तट पर स्थित है। तो नदी, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर देख लेंगे सभी लोग। एक नंबर गोमती हो जाएगा, 2 नंबर सरयू हो जाएगा, 3 नंबर यमुना हो जाएगा, नंबर 4 गंडक हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4 क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी शहर हैं नदी के किनारे बसे हुए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनका देख लेते हैं, और वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नदी के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर की सूची है। देखो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, अहमदाबाद बहुत पूछा जाता है, ये साबरमती के, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। कहाँ पे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा। नासिक गोदावरी के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे है। आगरा यमुना के किनारे है। और अयोध्या आप याद रखना ये किसके, सरयू के किनारे है। ठीक है, और वाराणसी गंगा, और कोलकाता हुगली नदी के। और भी नदियां हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण मैंने इनको लिखा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसकी स्क्रीनशॉट क्या आपको मैंने बता ही दिया। जो भी आपका ये मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेंगे RW पाठशाला, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये सब मटेरियल मिल जाएगा। क्या लिखना है आपको, RW पाठशाला लिखना है। क्या लिखना है, पाठशाला लिखना है, और वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, ये सब मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिजली के बल्ब में से बना, बिजली के बल्ब में से बना होता है, बना फिलामेंट होता है। बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट वो बना होता है वो किसका बना होता है, ये पूछा गया है। ए विकल्प दिया गया है किसका, लीड का। बी विकल्प दिया गया तांबा का।
और इसका तीसरा जो विकल्प दिया गया वो लोहा का, और चौथा टंगस्टन का। तो देख लेंगे बिजली के बल्ब से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। फिलामेंट इसका किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसके अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है, ज़्यादातर बल्बों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ज़्यादातर अक्रिय गैस ही रहेंगी, ठीक है। और ये जो बाहरी बना होता है इसका आवरण वो कांच का बल्ब बना होता है। यहाँ पे धातु की क्या लगी होती है? पिन लगी होती है। बस इसी से पूछा गया बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है, बिजली के बल्ब, ठीक है, किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? टंगस्टन का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे, अब देखो ये तत्व विशेष है और यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमने इसका तत्व विशेष लिखा है। सबसे हल्का तत्व पूछा गया है, सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की धातु अगर बात की जाए तो लिथियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। सबसे भारी धातु की बात की जाए तो वो हो जाएगी ऑस्मियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑस्मियम। और सबसे हल्की अधातु की बात की जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। देखो हल्का तत्व बताया तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हल्की धातु बताई तो क्या हो गया? लिथियम हो गया। सबसे अधातु बताई तो क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। सबसे भारी अगर बताई पूछी जाए तो ऑस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मियम के बाद फिर देखो क्या आ जाएगा? सबसे भारी ठोस अधातु क्या हो जाएगी? तो वो स्टेटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटिन हो जाएगा। सबसे भारी गैस अधातु अगर पूछी जाए तो वो रेडॉन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? रेडॉन हो जाएगी। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वो फ्लोरीन हो जाएगा। और धनात्मक तत्व अगर पूछा जाए तो वो सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम। सबसे चमकदार अधातु अगर पूछी जाए तो वो क्या है? हीरा है। क्या है? सबसे चमकदार क्या है? हीरा है। और सबसे चमकदार धातु अगर बात की जाए तो वो प्लेटिनम है। और अधातु की बात की जाए तो वो हीरा है, और धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम है, ठीक है। सबसे कठोर अधातु की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है। हीरा मैंने बता दिया था सबसे चमकदार अधातु भी है, कठोर अधातु भी है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे संबंधित था तत्व विशेष से। तो इस तत्व विशेष को देख लेंगे सभी लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। या तो मैंने आपको बता ही दिया है कि RW पाठशाला टेलीग्राम पे आप सर्च करना, वहाँ पे आपको इसकी क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी। वहाँ पे आप इसे सेव जरूर कर लेना और इसे पेपर को बहुत अच्छे से लगाना, ठीक है। आगे पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ए विकल्प दिया गया अल्बास्ट्रोस, बी एमू, इसका दूसरा विकल्प दिया गया एमू, और तीसरा इसका विकल्प दिया गया है मोर, और चौथा विकल्प दिया गया शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग देखो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग में तो इसका उत्तर देख लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ही हो जाएगा। इसका चौथा क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ये रहा शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा अगर पक्षी बात की जाए तो वो हेमिंग बर्ड है। क्या है? हेमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी बात की जाए तो हेमिंग बर्ड है। अगला पूछा गया था दक्षिण अफ्रीका, देखो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो विकल्प इसका देखो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मुगाबे। और दूसरा विकल्प है डेसमंड टूटू, ठीक है। और तीसरा विकल्प है नेल्सन मंडेला, और चौथा विकल्प है मेल्टन ओवोटे। तो इसका उत्तर अगर देखें जाएंगे तो 9वें का उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला थे अश्वेत। अब नेल्सन मंडेला के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी लिखी है। देखो ये नेल्सन मंडेला है, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था, और इन्हें अश्वेतों के गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वेतों के गांधी कहा जाता है। कैद में इन्हें 17 साल कैद में रंग भेद के विरोध में रखा गया था कि हीरो रोबिन द्वीप कारागार में कैद रहे थे। किसमें? रोबिन द्वीप में ये कारागार में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे ये कब? 10 मई 1994 में। और साल 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से इन्हें शांति का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ये था क्या? नेल्सन मंडेला से संबंधित जो भी जानकारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको दी। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेंगे और इसका भी ये उत्तर देख लेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा गया है भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष के बाद नियमित रूप से आयोजित होती है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है? तो देखो भारत में जो जनगणना होती है, एक नंबर दिया गया 12 वर्ष बाद, ठीक है, 12 वर्ष बाद। दूसरा विकल्प दिया 6 वर्ष बाद, तीसरा दिया 10 वर्ष बाद, चौथा दिया 8 वर्ष बाद। तो इसकी देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। हर 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना की शुरुआत होती है। अब पूछ दिया जाता है, देखो इससे संबंधित जनगणना जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका मैंने पूरा ही इसमें क्या किया है? सॉल्व किया है। भारत के देखो जनगणना प्रत्येक देखो कितने बाद? 10 वर्ष बाद। अब देखो शुरुआत करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के 1872 के, ठीक है। लेकिन नियमित रूप से अगर बात की जाए तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय, लेकिन शुरुआत किसी लॉर्ड मेयो के 1872 में, लेकिन रेगुलर अगर बात की जाए नियमित रूप से तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है 1749 से, ठीक है। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना के आंकड़े क्या करता है? आंकड़े प्रस्तुत करता है। और इसका मुख्य जो अधिकारी होता है वो महालेखनीय या जनगणना हो जाएगा। महापेनीयक लिख गया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? महालेखा एवं जनगणना आयुक्त हो जाता है। कौन हो जाता है? आयुक्त। और
2011 जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो वो 7वीं जनगणना थी। अगर जो 2011 में अभी जनगणना हुई थी 2011 वाली, तो वो क्या 15वीं जनगणना थी। अगर भारत की स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो वो 7वीं थी। शुरुआत किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 से। लेकिन रेगुलर कब से हो गई थी? 1881 से क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। और जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को जाता है। किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। और जनगणना जो संगठन है, जो आंकड़े प्रस्तुत करता है, वो जनगणना भारत के जनगणना संगठन के द्वारा क्या किया जाता है? इसका मुख्य अधिकारी है महालेखा लेखनीय या जनगणना आयुक्त होता है। और जो अभी 11 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। भारत में विश्व का सबसे, अब जनगणना के हिसाब से भारत विश्व का सबसे युवा देश है। क्या है? युवा देश है। देखो वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। और अब देख लेते हैं संविधान। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। प्रत्येक 10 वर्ष में क्या करानी है? जनगणना कराई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछा जाए तो वो 246 है। जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार में भी मंत्रालय की बात की जाए तो वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसके संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, वो देख लेते हैं। जनगणना के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला वो भी क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार हो जाएगा। महिला न्यूनतम साक्षरता वाला भी बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला मेघालय हो जाएगा। और सर्वाधिक जो देखो न्यूनतम वृद्धि वाला क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप हो जाएगा। ये आप इसका पूरा ही जनसंख्या, इससे बहरहाल हमने जितना बताया है जनगणना में, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अगर जनगणना से क्वेश्चन पूछता है तो हमें उम्मीद रहेगी कि आप इसे फिर दोबारा वीडियो वापस करके फिर से देख के समझ लेंगे और आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, यहाँ से जनगणना संबंधित सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अगला पूछा गया था 11वां क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो ये कहाँ से? मेरठ से शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मेरठ में कहाँ से शुरुआत हुआ था, इसका पूरा एनालिसिस देख लेते हैं। देखो विद्रोह 1857 में ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? 1857 में ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में ये क्या कर दिया गया था? शुरुआत कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह की मुख्य अगर केंद्र की बात की जाए तो वो दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और बिहार था। अरहार यानी कि बिहार था। ठीक है, समझ में आया। और इसमें देखो क्या गया था, विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? समकालीन धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य थे। ठीक है। और सिपाही विद्रोह ब्रिटिश क्या इतिहासकार द्वारा सिपाही विद्रोह नामों से जाना जाता है इसका। देखो और नाम इसके क्या है? सिपाही विद्रोह तो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्रोह महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम थे। अगला पूछा गया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। तो कब किया गया था? इसका समय पूछा गया है। तो देखो पहला विकल्प हो जाएगा 25 जून 1975 को, दूसरा विकल्प 20 अक्टूबर 1975 को, तीसरा विकल्प 22 अक्टूबर 1975 को, चौथा विकल्प 22 दिसंबर 1976 को। तो देखो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल कब था? 1975 से 77 के बीच 21 महीने के लिए इन्होंने क्या लगवा दिया था? राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। देखो 3 बार कब कब लगा है? एक तो चीन युद्ध हुआ था 1962 में लगा, फिर 1971 में लगा पाकिस्तान के बीच, और फिर इंदिरा गांधी ने खुद लगवाया था। ये क्या था? गड़बड़ी थी कुछ, तो इसके कारण इन्होंने क्या लगवा दिया था? राष्ट्रीय आपात लगवा दिया था। तो राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है अभी तक। ठीक है, तो अब ये कब लगा था? 25 जून 1975 को हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। 25 जून क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखते हैं, अगला पूछा गया है, द्विज किसे कहा जाता है?
अब द्विज किसे कहा जाता है, ध्यान से समझना, द्विज किसे कहा जाता है। नंबर 1 विकल्प है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यानी कि जो आपने ऋग्वैदिक काल में इतिहास में आपने जो जाति वर्ण व्यवस्था पढ़ी है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इसे बांटा गया है। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, द्विज, यानी कि जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ऐसा समझा जाता है द्विज में। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला इसका विकल्प हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या हो जाएगा, द्विज का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यही हो जाएगा इसका, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में पढ़ी होगी, तो वहाँ से यहाँ से कभी क्वेश्चन, अब मुझे तो नहीं लगता यहाँ से पूछा जाएगा, इस कारण इसका एनालिसिस नहीं करते। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व संबंध सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सरिस्का अलवर राजस्थान में सही है, पेच गढ़वाल में उत्तराखंड, ठीक है, वाल्मीकि हजारीबाग और नागा अर्जुन कहाँ है, श्रीशैलम में। तो इसके टाइगर रिजर्व से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका उत्तर देखो, मैंने पेच आपको बता दिया था, गढ़वाल उत्तराखंड में नहीं है। गढ़वाल पेच कहाँ पे बता दिया था हमने, इसका पेच का कहाँ बताया था, पेच का उत्तर बता दिया था, पेच का वो था मध्य प्रदेश में। अब देखो पेच के नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में किसमें है, सिवनी में और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला देखो, जो भी टाइगर रिजर्व हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको ही देख लेते हैं पहले। देखो पहला ही कार्बेट आ जाता है जिम कार्बेट, ठीक है, या कार्बेट, ठीक है। तो इसका अब ये राज्य देखा जाए तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये, कान्हा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वो कौन सा है, कान्हा है। इसके बाद आ जाएगा मानस, वो कहाँ पे, असम में है। और यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, इसे कहाँ शामिल किया गया है इसे, ठीक है। अगला देखेंगे पेरियार, ठीक है, केस को पेरियार, और पेरियार कहाँ पे है, केरल में। कहाँ पे है, केरल में। पेरियार देख लिया था, पेरियार का कहाँ पे है, पेरियार देखो केरल में है। कहाँ पे है, पेरियार केरल में। पहले ये देखो किसके लिए, टाइगर और एलिफेंट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है, रिजर्व है। इसके बाद आ जाएगा सरिस्का, ये कहाँ, शुष्क जंगल के लिए राजस्थान में है और शुष्क जंगल के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राजस्थान में है, रणथंबोर के किले के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद आ जाता है मुकुंदरा हिल्स, क्या आ जाता है, मुकुंदरा हिल्स, ये भी कहाँ पे, राजस्थान में है। इसके बाद आ जाएगा नामदफा याद रखना, अब बहुत पूछा जाता है नामदफा, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाएगा वाल्मीकि बिहार में है और ये गंडक नदी के तट पर है। कहाँ पे, गंडक नदी के तट पर है। इसके बाद आ जाएगा, देखो इसके बाद आ जाएगा सतकोसिया उड़ीसा का है, सतकोसिया किसका है, उड़ीसा का है। इसके बाद नागरहोल हो जाएगा, नागरहोल कर्नाटक का है। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य के साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य वो इसी में है, किसमें, नागरहोल कर्नाटक में है, ठीक है। नागार्जुन की बात किया जाए तो नागार्जुन कैसे, आंध्र प्रदेश में है। ये है भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित वन है, ठीक है। अगला देखो किया गया है राजाजी, तो राजाजी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अभ्यारण्य क्रमशः चिल्का और मोतीचूर और राजाजी अभ्यारण्य को एक में ही क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अगला पूछा गया है क्वेश्चन, अगला पूछा गया, देखो अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया, 15वां क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। 15वां पूछा गया, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखो पहला विकल्प दिया गया कल्पना चावला, और दूसरा विकल्प दिया गया प्रभा दत्त, और तीसरा इसका दिया गया संतोष यादव, और चौथा दिया गया बछेंद्री पाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल्पना चावला, जो पहली क्या थी, अंतरिक्ष यात्री थी। और ये दोनों तो क्या है, भारतीय पर्वतारोही हैं और ये लेखिका है। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्या पूछा गया है, देखो एंड टीपो से देखना है इसमें और बस कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे सिस्टर को क्या लिखा गया है, सिस्टर को इतना लिखा गया है, अंकल को ये लिखा गया है, ठीक है, और बॉय को ये लिखा गया है। तो किसका पूछा गया है, सन को लिखा गया है। सन अक्षर में देखना है आपको, क्या, SON को। तो देखो एस किस में आया है, इसमें एस आया है, तो एस को कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ओ को देखना है, तो ओ इसमें देखो कहाँ पे आया है, इसमें वाई वाले में ओ आया, तो इसका भी कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। आगे देखो एन कहाँ पे आया है, अंकल में एन आया है और एन को कितना लिखा गया है, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुल मिला के कहने जाए तो कितना हो जाएगा, 524 हो जाएगा। और इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है, अरुण ने कहा, देखो अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है, पहले इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अरुण क्या कह रहा है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ, तो मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। तो यानी कि जो लड़की है वो मेरी माँ के पोता की क्या है, लड़की। ग्रैंडसन मीन्स क्या हो जाता है, पोता हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो ये अरुण हो गया, ये क्या हो गया, अरुण, ठीक है। अरुण से ऊपर उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ये क्या हो गई, माँ हो गई, ये अरुण हो गया। अब अरुण का, ये तो इसका पुत्री हुआ अरुण, और अरुण का क्या लड़का है,
और जो इसका क्या है, माँ का क्या है, ग्रैंड सन है, तो ये क्या हो गया, लड़का है। और लड़का जो है ग्रैंड सन, इसकी पत्नी है, इसकी क्या है, पत्नी। तो पूछा गया है अरुण लड़की से किस प्रकार संबंध रखता है, तो अरुण की इसकी क्या हुई, ये पोता था और पोता की क्या थी, पत्नी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लड़की जो है वो अरुण से किस प्रकार संबंध है, तो लड़की इसका ये इसका पुत्र है, तो लड़की इसका अरुण क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा। और ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर इन लॉ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अगले देखो क्या पूछा गया है। अगले में लुप्त स्थान का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, लुप्त स्थान इसमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 4 आ रहा है, 9 आ रहा है और 16 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं और 36 आ रहे हैं और फिर गैप है और यहाँ पे स्थान। तो यहाँ देखेंगे 2 का वर्ग आ रहा है, 1 का वर्ग आ रहा है, 2 का वर्ग आ रहा है, 3 का वर्ग आ रहा है, 4 का वर्ग आ रहा है, 5 का वर्ग आ रहा है और किसका आ रहा है, 6 का वर्ग आ रहा है। अब किसका आ जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग आ जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 49 इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका। अगला देखो सवाल, अगले में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है। देखो अगले को क्या कहा गया है, अगले में कहा गया है, देखो अगले सवाल में क्या कहा गया है कि पेड़ों की एक पंक्ति है, पेड़ों की एक क्या है, पंक्ति है, पेड़ों की एक क्या है, पंक्ति है, पेड़ों की एक पंक्ति है और एक पेड़ दोनों ओर से 5वें स्थान पे है। ये मान लो कोई पेड़ है, तो इधर भी इसके कितने हैं, 4 हैं, तभी तो 5वां होगा। इधर भी इसके कितने होंगे, 4 हैं, तो ये भी, अब देखो इधर से गिनोगे तब भी 5 हो गए, इधर से भी गिनोगे तब भी 5 हो गए। तो ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो 4 तो ये हो गए और 4 क्या हो गए इधर, और बीच में क्या है, एक खुद स्वयं पेड़ है, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देख लेते हैं। देखो तीसरे शब्द के समान संबंध रखने वाला सही विकल्प ज्ञात कीजिए। जेड प्रतिस्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेड प्रतिस्थापित होना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना है, पक्षी का वैज्ञानिक नाम एप्स होता है, ऐसे ही आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वो इस विकल्प में देखना है। एक विकल्प है होमो सेपियंस और दूसरा सांड और तीसरा घोड़ा और चौथा क्या हो जाएगा, सेप्कल। तो वैज्ञानिक नाम आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो प्रतिरोध से संबंधित है। इससे पहले मैं एक बार कर चुका था, इसका वीडियो बना चुका था, तो इस कारण उसका लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी इसका साफ कर देता हूँ। देखो अगला क्या पूछा गया, अगले में पूछा गया है कुछ प्रतिरोध दिए गए हैं, एक ये दे दिया प्रतिरोध और क्या दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, ठीक है, और एक ये दे दिया। कहा गया है 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध पूछा गया है। और परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए देखो ये किसके, ओम के नियम के अनुसार मैंने आपको बता दिए थे। परिणाम समांतर में जब भी होंगे तो समांतर का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान रख देंगे 1/r बराबर, देखो क्या हो जाएगा, पहला r1 कितना मान दिया, 4 दिया, प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 20 हो गया। अब पूरे का एलसीएम अगर लेने जाएंगे तो पूरे का जब एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। 4 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस के 5 का करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा, 1 ऊपर। कुल मिला के कितना हुआ, कुल मिला के ऊपर हुआ 10 बटे कितना हो गया, 20। 0 से 0 काट दिया तो 1/r बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो r बराबर निकालने जाओगे तो r बराबर यहाँ पे कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। तो आंसर भी इसका कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे पूछा गया है कि देखो शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, तो शरीर में आयरन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ना कि मधुमेह होता है। ये तो रतौंधी विटामिन के कारण होता है। ठीक है, रक्तचाप जब क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला देखो पूछा गया है, देखो पूछा गया है हमारी बीमारी से हमारे शरीर के प्रतिरोध को कहा जाता है, यानी कि हमारी जो हमारे शरीर में बीमारी आती है उससे कौन लड़ता है। तो ए विकल्प इसका, एक देखो विकल्प क्या हो जाएगा, अरक्ता हो जाएगा, पॉलीसिथेमिया हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा, और लेकेमिया हो जाएगा। ठीक है, लेकेमिया हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, शरीर से हमारा क्या लड़ता है, हमेशा प्रतिरक्षा तंत्र लड़ता है, एंटीबॉडी लड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी। ठीक है, गठिया की बीमारी होती है, तो ये भी आप बता सकते हैं गठिया की किससे बीमारी होती है। तो गठिया की बीमारी आप लोग देख लेंगे, गठिया की बीमारी किससे संबंधित होती है, त्वचा से, वृक्क से, यकृत से या जोड़ों से। तो गठिया कहाँ पे होता है, जोड़ों पे ही होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जोड़। अगला पूछा गया है कि मानव कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिका के कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, चाहे महिला में चाहे पुरुष में बात करें तो कितने होते हैं, 46। सिर्फ 2 गुणसूत्र जो अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और वो चलो फिर देख लेते हैं। जैसे ये 46 है, 46 का गुणसूत्र देखो किस प्रकार, 44 तो दोनों महिला पुरुष में समान होते हैं, प्लस के अगर महिला है तो उसमें x क्या होगा, x होगा। अगर
पुरुष है तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स कोमा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इस कारण लड़का होना या लड़की होना वो पुरुष पे निर्भर करता है ना कि महिला पे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगला देखो अगला पूछा गया है यदि यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो सबसे नीचे पानी का तापमान क्या होगा। ऊपर क्या जम गया है, पानी जम गया है, किसी झील के ऊपर पानी जम गया है, तो नीचे का क्या पूछा गया, तापमान पूछा गया। मैंने आपको बता दिया था इसका घनत्व, तो हम सबसे ज़्यादा पानी का किसमें होता है 4 डिग्री। जब ऊपर बर्फ जम जाएगा तो ताप कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट विकिरण द्वारा उत्सर्जित किया जाता है न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, एक्सरे को, अल्ट्रासोनिक को। तो किसको किया जाता है, एक्सरे को किया जाता है। किसको किया जाता है, एक्सरे को। अगला पूछा गया है, अगले को बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्या कहा गया है अगले में, देखो क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर की डॉट की मदद से सौर ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो किसकी मदद से, तो ऐसा सब देखा होगा जो भी आपके घर पे सौर ऊर्जा लगी होती है वो क्या करती है, सूर्य यानी कि प्रकाश को किसमें बदल देती है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो वो क्या होता है, सोलर सेल होता है। अब कुछ ऊर्जा के रूपांतरण हमने इस प्रकार यहाँ लिख दिए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऐसे विद्युत हीटर की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को ये किसमें बदल देता है, ऊष्मा में। आपको क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है। ऐसे ही अगर बात की जाए लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि में। जब भी कहीं देखा हो लाउड स्पीकर लगा हो तो उसमें करंट दो और क्या लो, ध्वनि लो। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, यहाँ देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जिसको विद्युत ऊर्जा आती है और मशीनी ऊर्जा में बदल देता है, मशीनी ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डायनामो। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। ये डायनामो क्या करेगा, यांत्रिक को किसमें बदल देगा, विद्युत में। जबकि विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को किसमें कर देगा, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का आपको समझ में आ ही गया। देखो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। माइक्रोफोन क्या करता है, देखो ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो माइक लगा होता है वो किसको बदल देता है, ध्वनि को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। इसके बाद आ जाता है विद्युत सेल आ जाता है। क्या आ जाता है, विद्युत सेल आ जाता है। और विद्युत सेल देखो क्या करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। ये बहुत पूछा जाता है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सोलर सेल इसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ये तो उत्तर बता ही दिया था। या अगर सितार का बात कहें तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है कौन, सितार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, यानी कि पुनः उसे कुछ बनाया जा सकता है। प्राकृतिक तेल से, प्राकृतिक कोयला से, प्राकृतिक गैस से, धातु से। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर धातु हो जाएगा। धातु को आपको चाहे तोड़ो फोड़ो फिर भी कुछ बना लो। जैसे लोहा है, लोहा का पहले इस्तेमाल ले लो, फिर उसे तोड़ दो, फिर दोबारा बना लो, तो पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अगला पूछा गया है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, तो बनता है, क्या बनता है। अब ध्यान से समझना है, सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें घोलना है, पानी में। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को किसमें घोल देते हैं, SO2 को, और प्लस के इसमें H2O घोल दिया। जब H2O घोल देंगे तो क्या बन जाता है, H2SO क्या हो जाता है, 3 बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड बस यही तो पूछा गया, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगली बार पूछा गया है बार चुंबक के केंद्रक का, तो क्या हो जाएगा, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, कितना होता है। एक विकल्प दिया गया न्यूनतम, दूसरा विकल्प दिया शून्य, और तीसरा विकल्प दिया नकारात्मक, और चौथा दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा, किसमें इसका क्या होता है, शून्य होता है बार का। ठीक है, चुंबकत्व क्या होता है, शून्य। ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्वनि से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा अधिकतम अगर होता है तो वो होता है ठोस में। किसमें होता है, ठोस। और ठोस के बाद आ जाता है द्रव, क्या आ जाता है, द्रव। और द्रव के बाद क्या आ जाता है, गैस आती है, क्या आती है, गैस आती है। ठीक है, तो याद रखना, ठोस के बाद क्या आ जाता है, गैस आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि का अधिकतम किसमें हो जाएगा, ठोस में। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ठोस में। देखो वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है, वायरस से होने वाला रोग इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो वायरस से रोग होने वाला ढूंढना है। देखो प्लेग, पहला क्या हो जाएगा, आंत्र ज्वर हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वायरस से होने वाला HIV बीमारी है। क्या है, HIV बीमारी में एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है इसका, और जबकि इनकी बात करें, ये कौन से हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ को कौन दर्शाता है, तो प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वितरण। तो अनुप्रस्थ प्रकृति को ध्रुवीकरण दर्शाता है। क्या अनुप्रस्थ मीन्स यानी प्रकाश के कण सभी क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण, प्रकाश का क्या दर्शाता है, ध्रुवीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का ध्रुवीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्या किया गया है, ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल में पूछा गया है, देखो
क्या हल कीजिए इसे, तो हल करने में इसे तो हल कर ही लेंगे। तो देखो क्या क्या गया 2, और पहले कोष्टक बोर्ड मास से है, ये किससे है, बोर्ड मास से है, ठीक है। तो बोर्ड मास से तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 16 में जो 16 और कितना 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 और 1 14, इसमें से जोड़ दिया तो कितने हो गए 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। तो इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो कहा गया यदि नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक नियमित षष्ठभुज आंतरिक कोण में से एक 9/8 गुना पाया जाता है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसकी बहुभुज की संख्या अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी संख्या कितनी निकल आएगी 8। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने में आपका समय लगेगा, ये अगर मैं सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा समय ले जाएगा, इस कारण मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसका सीधा उत्तर बता दिया। तो आप इसे पढ़ें, आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया 9 और 12, 9 और क्या कहा गया 12, 9 12 18 का क्या करना है, 9 और 12 का 18 का आपको क्या करना है एलसीएम, तासा लिखा हुआ है जबकि इसका क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जब 9 और 12 और 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे 36 आएगा, कितना आएगा 36। आप ऐसे करके निकाल लेना 9 12 और 18 को ऐसे काट के निकाल लेना, तब भी उत्तर कितना आएगा इसका 36 आएगा, ठीक है। अगला देखो कहा गया है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10 भुजा की माप 10 मीटर है क्षेत्र, और देखो क्या कहा गया है वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। जब भी भुजा दी जाती है तो वर्ग का परिमाप पूछा जाता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा के क्या होता है भुजा होता है, क्या होता है भुजा। तो यहाँ पे 4 गुणा के क्या रख देंगे भुजा कितनी देगी 10, तो परिमाप कितना आ जाएगा 4 नहीं कितना आ जाएगा 40, तो 40 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि कितनी है 88 मीटर है, इसकी त्रिज्या लगभग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करनी है, लगभग में भी ज्ञात करनी है या ज्ञात करनी है सीधी समझ लो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है 2πr होती है, क्या होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितना हो जाएगा 88। ये इसका मान रख देंगे, इसका पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू क्या कर देंगे r बराबर कितना कर देंगे 88, ठीक है। ये कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, 2 आ गया इधर, कितना आ गया 2। अब देखो r बराबर ये है, ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें दिया गया है 41 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 81 और 110 को हल कीजिए। तो 81 और 110 को अगर हल करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 81 से 81 कट गया तो 1 बटे कितना आ जाएगा, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है 81/810 लिखा हुआ, तो 81 81 कट गया तो 1 बटे कितना आ गया 10 बटे को ये अनुपात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो कहा गया है 42 50 का, ठीक है 150 का 37% बटे कितना हो जाएगा 100 और माइनस के 1000 का कितना 0.05% बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये काट देंगे 25 से काट दिया, 25 छिक्का 150 और 25 चौकू 100, ठीक है। इसका ये सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कर देंगे सॉल्व। तो इसका पूरा अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसका देखो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो इसके बाद आप कर लेना, इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आ रहा है हमारे हिसाब से चौथा 100 ओनली क्या आ रहा है 55 आ रहा है, क्या आ रहा है इसका उत्तर 55 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्या कहा गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। तो भुजाओं के साथ उसके अंदर पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कोई आयत है, ये क्या है कोई आयत है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 100 मीटर है, कितनी है 100, चौड़ाई कितनी दी गई 80 मीटर है, कितनी मीटर 80 मीटर। तो भुजाओं के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाता है, ये क्या बना दिया 10 भुजाओं के साथ कितना 10 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाता है। तो इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसके अंदर 10 मीटर का 10 मीटर पथ चौड़ा कम कर दिया जाए। जब ऊपर से कम करेंगे तो ये पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बाहर का पूरा, तो 100 इंटू कितना कर देंगे 80 कर देंगे तो पूरा कितना निकल आएगा 8 कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, 8000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अंदर का निकालेंगे भुजाओं के साथ, अगर भुजाओं का अंदर निकालने जाएंगे तो 10 ऊपर से कम हुआ 10 नीचे से कम हुआ तो ये कितना रह जाएगा 80 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 80। तो ये कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है 80 और नीचे कितना रह जाएगा जो 80 है पहले से ये इसकी ये कितना था 80 था। अब ये अगर देखने जाएंगे तो 10 कम हो गया तो रह कितना गया 60, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो आंसर देखेंगे इसका कितना आ जाएगा 48 और कितने जीरो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसे 8000 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 48
डबल जीरो। तो इसका उत्तर देखो क्या आ जाएगा, 3200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया, एस आई पूछा गया, एस आई बराबर, ठीक है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एस आई बराबर देखो क्या दिया गया, एस आई बराबर मूलधन कितना दिया, तो मूलधन इंटू क्या होता है, दर, दर कितनी दी गई 5, और बटे क्या हो जाएगा, और गुणा के कितना हो जाएगा 2, और जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो बटे कितना आ जाता है 100 आ जाता है। कितना, ये काट देंगे तो ये कट गया पूरा, तो कितना आ गया 30, और इंटू कितना हो जाएगा 10, तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 300 रुपया निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और प्लस के 1/b, जब भी कार्य की बात होती है तो हमेशा बटे में लिखते हैं। तो एक कितने कितने 4 करें। यदि ए अकेला इसे 4 कितने दिन में, 6 दिन में करें, तो यदि ए अकेला 1/, कितना हो जाएगा 6, और प्लस के तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 1/, कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/6 हो जाएगा, और 1/b इसका पूरा निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, 6 चौको को कितना आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, 12 में से यहाँ 4 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो b बराबर देखने जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी से कितने दिन में करेगा 12 दिन। ठीक है, अगला देखो कहा गया है 46 में, देखो क्या क्या कहा गया है, 46 को ध्यान से समझना है। 46 में देखो क्या कहा गया, 46 में देखो क्या कहा गया है, 46 में कहा गया है, 46 में देखो कहा गया है, देखो 46 का देख लेंगे। 46 में देखो क्या कहा गया है, 46 में कहा गया राम ने एक बैंक में कितने 50,000 रुपये उधार लिए। क्या लिए, 50,000 रुपये उधार लिए। यदि बैंक प्रति वर्ष 10% की दर, कितने थे 10% की दर से साधारण ब्याज लेता है, दो वर्ष में कितनी, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, एस आई पूछा गया। तो एस आई बराबर मूलधन कितना हो जाएगा 5,000, इंटू दर कितना है 10, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितने वर्ष 2 वर्ष, बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये बिंदी से एक बिंदी ये कट गए। ठीक है, और 500 दूनी कितने हो गए 1,000। ठीक है, कितने हो गए 1,000। ठीक, तो इसका क्या कर देंगे, अब देखो क्या पूछा गया है 500 में कितने का गुणा कर देंगे 1,000 का, क्यों कितना है 3 जीरो है ना यहाँ पे 4 जीरो, तो ये कितना था 50,000। 50,000 में ये एक जीरो कटी केवल, और रह कितनी गई है 3 जीरो रह गई। 3 जीरो का एक जीरो इसके 2 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 5,000 दूनी 10,000 आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 10,000। 10,000 तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मूलधन पहले कितना था 50,000। 50,000 में अगर क्या कर देंगे ब्याज और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। अगला पूछा गया है 47 नंबर को हल कीजिए। वर्ग पूछा गया 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। अगला पूछा गया है एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए, 7% उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, और उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कितने 400 छात्र क्या हुए उत्तीर्ण हुए, 7% क्या हो गए अनुत्तीर्ण। तो 60 रह कितने गए 400 का कितना रह गया, रह कितना गया 40 ही तो प्रतिशत जो हुए उत्तीर्ण हुए, 400 ही छात्र उत्तीर्ण हुए, 60% तो पहले रह कितने गए कितना 40%। 40% को हटाएंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया 4 चौकू कितना आ गया 4 चौकू 40। 40 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो जब 40 का इसमें गुणा करेंगे तो 40 का जब गुणा कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। कौन सा 48 नंबर पे क्या पूछा गया 400 छात्र उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए, 60% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। उपस्थित होने वालों की संख्या मान लिया मैंने। अब देखो अनुपस्थित, देखो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 60%, तो पास कितने हुए 40, और 40 का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया है। मान लो मैंने क्या मान लिया x विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो x का कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40, 100 में से 60 घटा देंगे, और बराबर कितना दिया गया 400 के बराबर दिया गया है। ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका इधर गुणा कर देंगे तो x और गुणा के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर ये जीरो इधर पहुंच जाएगा 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,000 में देखो अब क्या करना है, इस 4,000 से क्या कर देंगे आगे देखेंगे। इस 4,000 से क्या कर देंगे, ये वाला इधर 4 से 4 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, तो रह कितना गया 4,000 में कितने x बराबर कितना आ जाएगा 1 0 0, 3 जीरो थे तो 3 जीरो क्या आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। उत्तर किसका क्या हो जाएगा 1,000। अगला सवाल कर रहा है 49 में देखो कह रहा है a प्लस बी बराबर कितना है 10, b प्लस सी बराबर कितना है 20, और c प्लस ए बराबर कितना है 30। तो a प्लस बी का वैल्यू करना। इसे समीकरण 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे क्या मान लिया 3 मान लिया, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c और c प्लस के a, और बराबर कितना हो जाएगा ये कितना था 10, और प्लस के ये कितना था 20, और प्लस के ये कितना था 30, कितना था
30। अब पूरा अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2a आई हैं तो 2 सबका एक ही बार लिख लेते हैं, 2a 2b और 2e क्या आ जाएगा c, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस के क्या हो जाएगा b प्लस के क्या हो जाएगा c बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया था 10 प्लस 30 कितना हो गया था 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो a प्लस के क्या हो जाएगा b और प्लस के c बराबर 60 आया तो 60/2 हो जाएगा, उधर गुणा वाला चला आएगा, तो a प्लस के b बराबर कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30। तो देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला पूछा गया है 50 को 41 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का योगफल अगर निकालेंगे तो इसका योगफल आ जाएगा 1200 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये था प्रीवियस ईयर पेपर और जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, मैंने तो इसका 3 डायमेंशनल बहुत ज़्यादा कोशिश की है और आप भी इसे लगातार बारी बारी जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली भी सॉल्व किया है। अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे हर हाल में क्वेश्चन बन ही जाएगा। सभी को हमारा जय हिंद। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक